नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। खबरें हैं कि संसद के इसी मानसून सत्र में सरकार एफसीआरए अमेंडमेंट बिल लेकर के आ सकती है। एक तरफ सरकार का मानना है कि यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि एफसीआरए कानून आखिरकार लाया क्यों गया था, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों आज इसमें संशोधन की आवश्यकता हो रही है और कौन कौन लोग हैं जो इससे प्रभावित होने वाले हैं, या विपक्ष इसका विरोध क्यों कर रहा है। दोस्तों, एफसीआरए एक्ट देश में एनजीओज पर, सेक्शन 8 कंपनीज पर, सोसाइटीज पर और इंडिविजुअल्स पर जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। परंतु ये साथ ही कुछ लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से रोकता भी है, जिसमें है इलेक्शन कैंडिडेट्स, एमपी, एमएलएज, पॉलिटिकल पार्टी और उनके ऑफिस बियरर्स, सरकारी नौकरी करने वाले लोग, जजेस, न्यूज़पेपर और मीडिया चैनल्स के जर्नलिस्ट, उनके एडिटर्स। इन लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से ये एक्ट रोकता है, ताकि देश में आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा ना हो और ये जो है कॉम्प्रोमाइज होकर के ये लोग काम ना कर सकें। एफसीआरए कानून दोस्तों सीधे सीधे तौर पर देश की संप्रभुता से, सोवरेनिटी से जुड़ा हुआ है। संप्रभुता का अर्थ होता है किसी देश का बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के, बाहरी दबाव के अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार। पर आप सोच कर देखिए, कैसा होगा अगर हमारे देश में महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग विदेशों से पैसे लेने लगे, चाहे उसमें मीडिया संस्थान से जुड़े हुए लोग हों, राजनीति से जुड़े हुए लोग हों, हमारी न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हों, तो उसका असर ऐसा गंभीर हो सकता है कि हमारे देश में जो नीतियां बनने लगें वो हमारे अपने देश के हितों का ध्यान में रखने की बजाय विदेशी हितों को ध्यान में रख करके बनने लग जाएंगी। मीडिया हमारे देश में ऐसे नैरेटिव सेट करने लगेगा जो हमारे बदले दूसरे देश को किसी को फायदा पहुंचाने के लिए हो जाएंगी। राजनीतिक दल विदेशी विचारधाराओं को यहाँ पर बढ़ावा देने लगेंगे। इन्हीं खतरों को देखते हुए 1976 में इंदिरा गांधी जी ने देश में एफसीआरए कानून लेकर के आई थी। एफसीआरए कानून मुख्यतः दो बातों को नियंत्रित करता है। एक, वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करता है, दूसरा बात करता है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की। फॉरेन कंट्रीब्यूशन यानी जहां पर विदेशों से सीधे सीधे पैसे मिलते हैं, और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी होता है जहां पर विदेशी पैसे देने की बजाय किसी व्यक्ति को सुविधा देता है, सर्विस देता है, लाइक फॉरेन ट्रिप करा देता है, उसके इलाज का खर्चा उठाता है, ऐसा कुछ करके। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कोई विदेशी सरकार या विदेशी संस्थान किसी देश की एडमिनिस्ट्रेशन में, उसकी पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करता है। दोस्तों, यहाँ पर यह समझना महत्वपूर्ण हो जाता है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट विदेशों से आने वाले हर प्रकार के पैसे को नहीं रोकता है, यह फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को कंट्रोल करता है। फॉरेन रेमिटेंसेज इससे बिल्कुल बाहर होती हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशंस होते हैं विदेशी अनुदान, जहां पर आपने लीगली उनके लिए कुछ नहीं किया और वो आपको सहायता देते हैं। जबकि फॉरेन रेमिटेंसेज होती हैं जहां पर कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर जाकर के विदेश में अपना काम करके, नौकरी करके पैसे कमाता है और वापस अपने परिवार के पास वो भारत में उन पैसों को भेजता है। तो वो फॉरेन रेमिटेंसेज होती हैं जिनको कि इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। दोस्तों, 1976 में इंदिरा गांधी जी के इस कानून को लाने के बाद समय समय पर आवश्यकता अनुसार कानून में परिवर्तन किए गए, संशोधन किए गए। 2010 में मनमोहन सिंह जी ने पूरे कानून को बदला और एफसीआरए 2010 लेकर के आए, जिसमें उन्होंने रजिस्ट्रेशन को मैंडेटरी किया कि आपको 5 साल के लिए रजिस्ट्रेशन लेना होगा और उसके बाद हर 5 साल में उसका रिन्यूअल कराना होगा। इसी कड़ी में 2020 के अंदर मोदी जी ने इसके अंदर एक और परिवर्तन किया जो बहुत महत्वपूर्ण था कि पहले आप देश में किसी भी बैंक में, किसी भी ब्रांच में फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते थे, परंतु बेहतर निगरानी के लिए सरकार ने सिर्फ एक ही बैंक की एक ब्रांच को जो है नॉमिनेट किया, एसबीआई न्यू दिल्ली को, कि आप सिर्फ इसी ब्रांच के अंदर अपना फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते हैं, ताकि सरकार उसकी बेहतर तरीके से निगरानी कर सके। अब अगर 2026 के प्रस्तावित संशोधन की बात करें तो जिस प्रावधान पर सबसे ज्यादा दिक्कत है विपक्षी दलों को और एनजीओज को, वो ये है कि अगर कोई भी एनजीओ अपना लाइसेंस 5 साल के बाद रिन्यू नहीं करा पाता है या फिर उसका लाइसेंस रद्द हो जाता है और तय समय सीमा में वो उसकी बहाली नहीं करवा पाता है, तो उस विदेशी चंदे से उसने जितनी भी संपत्ति खड़ी करी है वो सरकार द्वारा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी जो एक नियुक्त की जाएगी उसके पास चली जाएगी। उसके मेंटेनेंस का जो जिम्मा होगा वो सरकार द्वारा जो अपॉइंटेड डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है आगे वो देखेगी। अगर विदेशी चंदे से भारत में होने वाली समस्याओं की बात करें तो उसमें सबसे प्रमुख है संगठित धर्म परिवर्तन। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में ईसाई मिशनरीज बहुत ही बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं, जहां पर वो गरीब और वंचित तबके के लोगों को थोड़े से पैसों का लालच दे करके, थोड़े राशन का लालच दे करके या इलाज का लालच दे करके धर्म परिवर्तन करवा रही हैं बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से। भारत सरकार ने जब इसके ऊपर, इनके फंडिंग चैनल्स के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया तो इन सब की बौखलाहट सामने नजर आई, जहां पे
अगर हम हालिया जो दौरा है अमेरिकी विदेश मंत्री का वो देखें तो वो भी भारत आने के बाद सबसे पहले कोलकाता गए और वहाँ पर जो है ईसाई मिशनरी से उन्होंने मुलाकात करी। एक अप्रत्यक्ष संदेश भारत सरकार को देने का प्रयास किया कि हम लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों का मानना हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने रिलीजन का प्रचार कर रहा है, अपने धर्म का, मजहब का प्रचार कर रहा है, तो उससे हमें खतरा कैसे हो सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज पूरी दुनिया में जितने भी युद्ध लड़े जा रहे हैं उनमें से अधिकतर जो है धर्म के कारण लड़े जा रहे हैं, रिलीजन के कारण लड़े जा रहे हैं, चाहे उसमें इजराइल और ईरान की लड़ाई हो या भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो। ऐसे में अगर कोई विदेशी हमारे देश में धार्मिक अनुदान देता है तो उसको उसके बदले क्या चाहिए, ये भी हमें सोचने की आवश्यकता है। उसके बदले में वो हमेशा यही अपेक्षा रखता है कि अपने धर्म का प्रचार हमारे देश में कर सके। उस विदेशी चंदे से एक इकोसिस्टम तैयार किया जाता है जिससे कि एक राजनीतिक संरक्षण तैयार किया जा सके, प्राप्त किया जा सके, कानूनी संरक्षण प्राप्त किया जा सके, अपने लोगों को भारत में महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया जा सके और एक ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जा सके जहां उनके लिए समस्याएं ना हो और उनके एजेंडा को जो है फलने फूलने की जगह मिल सके। दोस्तों, विदेशी चंदे के कारण होने वाली दूसरी सबसे बड़ी समस्या है टेरर फंडिंग। आप सोचिए जरा कि कश्मीर में होने वाली पत्थरबाजी आज बंद कैसे हो गई है, कैसे वहां होने वाली आतंकी जो घटनाएं थी उनके बीच का अंतराल बड़ा हो गया है। इसमें सबसे प्रमुख कारण है कि सरकार उनके अवैध वित्तीय स्रोतों पर नकेल कसने में सफल हो पाई है। दोस्तों, एफसीआरए कानून का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यह भी है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग पर जो है रोक लगाई जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं यह कबूल कर चुके हैं कि $21 मिलियन भारत में वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए यूएस एड के जरिए एलोकेट किए गए। आप ये सोचिए कि कोई विदेशी क्यों हमारे देश में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। दोस्तों, सरकार का एक प्रमुख तर्क यह भी है कि अगर विदेशी चंदे का इस्तेमाल देश में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा हो तो उस पर नकेल कसा जाना, उस पर रोक लगाया जाना बहुत आवश्यक हो जाता है। यह भी सत्य है कि बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करना, हिंसक प्रदर्शन, दंगे करना या लंबे समय तक आंदोलन करना, इनके लिए पैसों की बड़े पैमाने पर आवश्यकता होती है, जिसमें लोगों के भोजन की व्यवस्था करना या अन्य व्यवस्थाएं करना शामिल होता है। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, असहमति व्यक्त करना, ये एक संवैधानिक अधिकार है। परंतु अगर वही आंदोलन विदेशों से वित्त पोषित हो रहा हो या फिर विदेशियों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा हो तो यह हमारे देश के लिए एक आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन जाता है, हमारी संप्रभुता के लिए खतरा बन जाता है। हाल ही के वर्षों में हम सभी ने देखा कि भारत के पड़ोसी देशों में, चाहे उसमें श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो या नेपाल हो, किस प्रकार विदेशी ताकतों ने, मुख्यतः पश्चिम के देशों ने हस्तक्षेप करके अराजक प्रदर्शन करवा करके वहां पर तख्ता पलट करवाया और सत्ता पर अपने हिसाब से अपने नियंत्रण के लोगों को स्थापित करवाया, काबिज करवाया। दोस्तों, विदेशी ताकतें देश में सिर्फ धर्म परिवर्तन या आतंकी गतिविधियां ऐसा ही नहीं करती हैं, बल्कि वो देश में होने वाले विकास कार्यों को, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण फैसलों को रोकने के भी प्रयास करती हैं। उदाहरण के लिए, जब से भारत ने हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की घोषणा करी है, जिसमें कि ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत किया जाएगा, उस घोषणा के होने के बाद से ही देश में बहुत सारे पर्यावरण प्रेमियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। राजनीतिक चिट्ठियां लिखी जा रही हैं, जीव जंतुओं का ख्याल एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कारण यह है कि ग्रेट निकोबार आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के बिल्कुल बगल में है। आप मैप में देख सकते हैं कि वह एक ऐसा चौक पॉइंट है जिसे भारतीय नौसेना किसी भी वक्त रोक करके, बंद करके, जैसे आज ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया हुआ है, भारतीय नौसेना कल को आवश्यकता पड़े तो मलक्का स्ट्रेट को बंद कर सकती है और उसके जरिए चीन का होने वाला व्यापार बंद किया जा सकता है। तो उस प्रोजेक्ट का विरोध करने के लिए राजनीतिक चिट्ठियां लिखी जा रही हैं और पर्यावरण की चिंता जताई जा रही है कुछ पर्यावरण प्रेमियों के द्वारा। तो ऐसी गतिविधियां भी संशय के घेरे में रहती हैं कि कैसे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि भारत का विपक्ष इस संशोधन का क्यों विरोध कर रहा है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि भारत में अधिकतर विपक्षी दल वामपंथी विचारधारा की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। उनके लिए अल्पसंख्यक कार्ड खेलना, सरकार की हर निर्णय का विरोध करना, हर कानून का विरोध करना एक राजनीतिक मजबूरी बन चुका है, भले ही कदम देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। और अपनी इसी मजबूरी के चलते वो इस कानून का भी विरोध करने में लगे हुए हैं।
विदेशी चंदे पर कड़ा नियंत्रण देश की आंतरिक सुरक्षा, संप्रभुता और आर्थिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है और आशा है कि इन संशोधन के आने के बाद इस कानून का और कड़ाई से पालन कराया जाएगा और दुरुपयोग होने से रोका जाएगा। दोस्तों, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ स्वर्गीय जनरल श्री बिपिन रावत जी ने एक वक्त कहा था कि भारत को 2.5 फ्रंट यानी 2.5 मोर्चे पर युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहना होगा, जिसमें पहला मोर्चा है चीन, जिससे भविष्य में युद्ध होना निश्चित ही है। दूसरा मोर्चा है चीन का गुलाम पाकिस्तान। परंतु ये दोनों मिलकर भी इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना कि बचा हुआ आधा मोर्चा, क्योंकि इनसे तो हमारी सेनाएं आसानी से निपट सकती हैं, परंतु जिस आधे मोर्चे पर घर के अंदर लड़ाई लड़नी है वही असली खतरा है। इस आधे मोर्चे में जो शामिल हैं, जैसे कश्मीरी अलगाववादी, खालिस्तानी आतंकवादी, अर्बन नक्सल्स, ऐसे लोग जिनके लिए भारत राष्ट्र से पहले उनकी रिलीजियस या आइडियोलॉजिकल अलाइनमेंट आती हो, देश में सक्रिय वो देश विरोधी लॉबी जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को समर्थन देती हो, और ऐसे बहुत सारे लोग जो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। समय रहते इन सभी पर प्रभावी रोकथाम बहुत आवश्यक है ताकि देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत किया जा सके। इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।